Hello, my name is Nikhil, and today we are going to study about C++. So, in this C++, we will discuss about data types, variables, and expressions. So, let's discuss this concept. तो सबसे पहले आपको डाटा टाइप्स का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। डाटा टाइप्स जो होता है वो क्या होता है? तो बेसिकली जो है हर एक चीज़ जो आप इंटर करते हो कंप्यूटर में थ्रू कीबोर्ड या फिर प्रोग्राम लिखते हो या फिर कोई डाटा डालते हो, तो प्रोग्राम लिखते समय आपको क्या करना होता है कि जो डाटा एंटर कर रहे हो वो किस टाइप का डाटा है उसको आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, इसलिए डाटा टाइप्स को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है, दूसरा आपका फंडामेंटल बिल्ट इन डाटा टाइप्स होता है और तीसरा डिराइव डाटा टाइप्स होता है। जिसमें कि आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो होता है उसका एग्जांपल आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर्स, यूनियन, क्लास, एनुमरेशन, ये सब आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। और जो फंडामेंटल बिल्ट इन डाटा टाइप्स है वो है इंटीजर्स, इंटीग्रल, वॉइड और फ्लोटिंग पॉइंट। आई बात समझ में? फिर इसके बाद आपका जो डिराइव डाटा टाइप्स आता है उसमें आपका एरे आता है, फंक्शन आता है, पॉइंटर आता है और रेफरेंस आता है। तो ये आपका डिराइव डाटा टाइप्स। तो बेसिकली डाटा टाइप्स को तीन भागों में डिफाइन किया गया: यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, फंडामेंटल बिल्ट इन डाटा टाइप्स और डिराइव डाटा टाइप्स। जिसमें से कि आपका जो फंडामेंटल बिल्ट इन डाटा टाइप्स है वो डिवाइड हो गया है इंटीग्रल टाइप में, वाइड टाइप में, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में। और जो इंटीग्रल टाइप है वो डिवाइड हो गया है इंटीजर में और कैरेक्टर में। और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो डिवाइड किया गया है फ्लोट में और डबल में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डिवीजन है डिफरेंट डाटा टाइप्स जो कि आप यूज करते हो प्रोग्राम को लिखते समय। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं कि ये डाटा टाइप काम कैसे करता है। ठीक है, वर्क कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को वेरिएबल्स के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल जो होता है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, क्या होता है वो? एक मेमोरी में एक लोकेशन होता है, उसका नाम हम देते हैं वेरिएबल को। ठीक है, जो होल्ड करता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, जो होल्ड करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू जिसका एक स्पेसिफिक डाटा टाइप्स होता है। आई बात समझ में? तो जो C++ होता है उसमें वेरिएबल जो है वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है किसके साथ? तो उसके डाटा टाइप्स के साथ। ठीक है, उसको यूज करने से पहले। तो जो सिंटेक्स होगा आपका वेरिएबल का वो हो जाता है क्या? तो वो हो जाएगा आपका डाटा टाइप पहले लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, इंट क्या है? एक डाटा टाइप है। और जो ये num1 क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। अब इस वेरिएबल के नाम में आपने अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। तो अब जो यहाँ पे आपने अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है सेम डाटा टाइप को, तो उसको आप सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है मल्टीपल वेरिएबल आपको करना है, तो ये आपका सिंगल वेरिएबल था, सिंटेक्स फॉर सिंगल वेरिएबल, जिसमें आपने एक डाटा टाइप, एक वेरिएबल का नाम इंट num1 लिखा। फिर आपका अगर मल्टीपल करना होगा तो सिंगल स्टेटमेंट में भी आप कर सकते हो इस तरह से। इंट एक डाटा टाइप है और जो पहला वेरिएबल है वो num1 है, दूसरा वेरिएबल आपका num2 है और तीसरा वेरिएबल सम है। ठीक है, तो num1 और num2 पे कोई ऑपरेशन होगा और इसको स्टोर करना होगा तीसरे वेरिएबल सम में। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंट कंप्यूटर साइंस मार्क्स, तो कंप्यूटर साइंस का मार्क्स इंटीजर टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए उसका जो है इस तरह से आप डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते, वेरिएबल्स को लिख सकते हो। और हमेशा एक सेमीकोलन लगाना आवश्यक होता है C++ में। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स को समझते हैं कि ये फंडामेंटल डाटा टाइप्स क्या होता है। तो बेसिकली जो है आपका 5 फंडामेंटल डाटा टाइप्स होता है, जिसमें पहला होता है आपका कैरेक्टर, दूसरा होता है आपका इंटीजर, तीसरा आपका होता है फ्लोट, चौथा होता है आपका डबल और पांचवा होता है वॉइड। तो बेसिकली ये 5 फंडामेंटल डाटा टाइप होता है जो जनरली यूज होता है, जिसमें पहला जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप, जिसको इंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं क्या कि दो इंटीजर का के सम को डिस्प्ले करना है। तो जो याद रखिए प्रोग्राम आप इस तरह से लिखते हो जिसमें अगर डबल लाइन के अंदर कुछ लिखा हुआ इस तरह से, तो वो क्या करता है, वो कमेंट होता है और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। फिर ये हैश इंक्लूड iostream.h जो है ये इंक्लूड करने बोलता है क्या, ios इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, ताकि आप जो सी इन सी आउट जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसको यूज कर पाओ। फिर एक यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये एक नया चीज ANSI ने
इंट्रोड्यूस किया सी प्लस प्लस में, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है क्लास को, फंक्शन को, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, अलग अलग करके बताता है। तो लार्जर प्रोग्राम में आपको वो दिक्कत कम होता है फिर, ठीक है। फिर हर एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और ये मेन फंक्शन का जो है वो इंट टाइप है, तो इंट मेन लिख सकते हैं। तो फंक्शन एक्सिक्यूट, मेन फंक्शन से प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करता है। और सी प्लस प्लस का हर एक प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ये स्टेटमेंट जो कोड होता है। अब इस कोड के अंदर जो है आपने क्या किया है, दो वेरिएबल num1, तीन वेरिएबल num1 num2 और सम इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब क्या करते हो आप, सी आउट फंक्शन को कॉल करते हो इस तरह से, और डिस्प्ले पे मैसेज भेजते हो इंटर नंबर 1। तो डिस्प्ले पे आपका लिखा आता है इंटर नंबर 1। फिर आप वहाँ पे क्या करते हो, इनपुट करते हो, ये फंक्शन लगा सी इन num1, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, नंबर num1 को इंटर करते हो, जो भी वैल्यू होगा उसका। फिर दूसरा मैसेज आप भेजते हो स्क्रीन पे सी आउट के जरिए इंटर नंबर 2, फिर सीन के जरिए उसमें नंबर 2 डालते हो इनपुट, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, सम कैलकुलेट करते हो इस तरह से num1 num2 करके, और फिर इस सम को क्या करते हो आप, सी आउट करते हो, वहाँ पे मैसेज भेजते हो स्क्रीन पे द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, मतलब सम ऑफ जो नंबर होगा, जो भी लोगे आप, उसका लिख के बीच में एंड लिखा होगा, इज जो भी डबल कोट के अंदर होता है उसको सिंपल वहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा जाता है, तो फिर आपका वो सम डिस्प्ले कर देगा। तो ये था आपका प्रोग्राम, क्या किस तरह से आप दो इंटीजर को ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरह से देखा आपने, क्या इंटीजर डाटा टाइप का आपने तीन वेरिएबल num1 num2 सम को डिक्लेयर करके, डिफाइन करके उसको यूज़ करा, ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए। तो वहाँ पे आपने जनरली देखा क्या, num1 num2 जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यू को, ठीक है, जो ऑब्टेन होता है आपका एक्सक्यूशन, प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के दौरान। और वहीं पे वेरिएबल सम जो है वो स्टोर करता है जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है उसको। तो इसलिए आपका जो प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के टाइम में जो यूज़र को, मतलब सी आउट सी एन जो है, सी आउट तो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, और सीन जो है वो इनपुट देता है। तो इसलिए आपका सी इन सी आउट का काम समझ में आ गया। फिर आते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप का। तो कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है, तो कैरेक्टर डाटा टाइप जो होता है, इसके लिए ये क्या है आपका, एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप माना जाता है। इसमें क्या होता है आपको, तो एक कैरेक्टर जनरली जो होता है बाइनरी फॉर्मेट में, नंबर के सिस्टम में जाता है कैरेक्टर, क्योंकि आस्की जो वैल्यू होता है हर एक अल्फ़ाबेट का वो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, फिर उसका बाइनरी फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली कैरेक्टर को भी इंटीजर टाइप ही मानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, ठीक है, और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे iostream.h से, हैज़ इंक्लूड iostream.h से। ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड करने कहेगा। फिर ये एक नया कन्वेंशन आया है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जो कि आपको लार्जर प्रोग्राम में हेल्प करता है। फिर प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, तो इंट मेन को डिक्लेयर कर दिया, और हर एक प्रोग्राम का कोड जो है वो लिखा जाता है दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसलिए कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया और फिर एंड किया गया है। अब इस कोड के अंदर जो है आपने क्या किया, एक वेरिएबल ch कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर डाटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने स्क्रीन पर मैसेज भेजा क्या, इंटर एक कैरेक्टर, जिसमें n एक क्या है, स्केप सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैसेज लिखा गया आपका स्क्रीन पे, इंटर अ कैरेक्टर। फिर आपने क्या किया, सी इन के जरिए, सी एन के जरिए आपने कैरेक्टर को इंटर करवाया। फिर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि ch+1 एक कैरेक्टर इंक्रीज करके, और फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पर सी आउट करने के लिए क्या, कि द नेक्स्ट कैरेक्टर इज, तो नेक्स्ट कैरेक्टर वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आप इस तरह से लिखा आएगा आपको, इंटर अ कैरेक्टर, तो ए लिखोगे आप, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आपका बी खुद ब खुद लिखा चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑपरेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, ch जो है एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जो कि होल्ड करता है कैरेक्टर का। तो जब कोई यूज़र जो है इंटर करता है कैरेक्टर, तो ये स्टोर करता है ch वेरिएबल इंटीजर टाइप का वैल्यू, क्योंकि आस्की वैल्यू के आस्की कोड के अंतर्गत जो आता है। फिर क्या करता है, वो आस्की कोड में एक ऐड हो जाता है, तो वो इंक्रीज होके बी हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखोगे। फिर नेक्स्ट एक और है कि आपको जो है
डिस्प्ले करना है, एक आस्की वैल्यू डिस्प्ले करना है करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का। कोई एक कैरेक्टर ABC A से Z तक ले लोगे और उसका कितना आस्की वैल्यू होता है उसको डिस्प्ले करना। तो आप प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे तो हैज़ इंक्लूड iostream.h जो होता है ये बेसिकली इनपुट आउटपुट जो है फंक्शन उसको इंक्लूड करने के लिए होता है, यूज़ करने के लिए होता है। फिर ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये आपका लार्जर प्रोग्राम में हेल्प करता है अच्छे से उसको अलग अलग करने के लिए। फिर आपका जो इंट प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, तो इसलिए इंट मेन प्रोग्राम जो है हमेशा 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और जो प्रोग्राम कोड है ये अंदर इसमें जो है आपने क्या लिया है, एक n वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और एक ch कैरेक्टर डिक्लेयर किया है कैरेक्टर टाइप का। फिर आपने क्या किया, स्क्रीन पर मैसेज भेजा क्या कि इंटर एन आस्की कोड 0 to 255, 0 से 255 के बीच एक आस्की कोड इंटर करे, तो वहाँ पे मैसेज लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनपुट कर दोगे वहाँ पे n, तो जो भी आपको इनपुट करना है नंबर वो इनपुट करोगे, तो वहाँ पे आपको ch इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है। फिर तो इसके बाद क्या है आपका इक्विवेलेंट कैरेक्टर इज, तो इक्विवेलेंट कैरेक्टर आप उसमें क्या कर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये प्रोग्राम आपने लिख लिया तो आपको वहाँ पे मैसेज पहला आएगा जो आपने भेजा था सी आउट के जरिए, इंटर आस्की कोड 0 to 250 जो कि आपने दिया 100, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा d, ठीक है। तो 100 आस्की वैल्यू का जो है स्मॉल d होता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया आपने, तो बेसिकली आपने वही किया कि एक वेरिएबल n जो है डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और अनदर वेरिएबल ch जो है वो कैरेक्टर टाइप का, जो और एक्सक्यूशन के दौरान प्रोग्राम में जो यूज़र है वो इंटर करता है आस्की वैल्यू को। जैसे आपने आस्की वैल्यू किया इंटीजर टाइप का तो वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है n वेरिएबल में, और फिर जो है आपका जो स्टेटमेंट जो ch है वो इक्वल टू n हो जाता है, तो n का वैल्यू जो है असाइंड हो जाता है ch में, और ch क्या है एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो वो कैरेक्टर का वैल्यू बता देगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक यूज़र जो है इंटर करता है 100 इनपुट, 100 इनपुट इनिशियली, जो 100 जो होता है वो स्टोर होता है n वेरिएबल में, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो वैल्यू n होता है 100 जो असाइन होता है वो असाइन हो जाता है ch में। तो ch क्या है कैरेक्टर टाइप आ गया, तो चूंकि ये कैरेक्टर टाइप है तो आस्की इसलिए उसको पुट कर दिया, उसका वैल्यू आउटपुट कर दिया d। आई बात समझ में। फिर आते हैं बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप की। तो फ्लोट डाटा टाइप जनरली जो होता है आपको पॉइंट डेसिमल टाइप का जो डाटा टाइप होता है उसी को कहते हैं। इसका 2 एडवांटेज है। जो पहला एडवांटेज है कि आप इसमें क्या है इंटीजर वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू के बीच वाला भी पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेंज का, बहुत ग्रेटर रेंज का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ठीक है। तो लेकिन इसमें एक खामी क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम लगता है एक्सिक्यूट करने में इन कंपेरिजन टू इंटीजर टाइप। तो इससे जो ऑपरेशन होता है ना वो स्लोअर हो जाता है आपका। आई बात समझ में। इसलिए यहाँ पे ये इसका एक क्या होता है डिसएडवांटेज हो जाता है। फ्लोट टाइप है, इंटीजर ज़्यादा फास्ट होता है फ्लोट से, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोट है उसका जो डाटा मतलब स्पेस लेता है वो ज़्यादा बिट्स का लेता है, 32 बिट, तो यही सिस्टम बस है उसमें। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम लिखोगे, पहले इंक्लूड करोगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट फंक्शन सी इन सी आउट को यूज़ करने के लिए। फिर आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये एक नया फॉर्मेट डाला गया है NSI के थ्रू, ताकि आप लार्जर प्रोग्राम्स को अच्छे से हैंडल कर सको, क्लासेस स्ट्रक्चर फंक्शन सबको। फिर आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक्सिक्यूट होना मेन फंक्शन से, ठीक है। तो इंट मेन हमने डिक्लेयर किया, फिर जो हर एक प्रोग्राम है वो 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, और उस प्रोग्राम कोड में जो है आपने क्या किया है एक फ्लोट टाइप लिया है, क्या R एक वेरिएबल और एरिया, तो R और एरिया नाम का एक फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल है उसको लिया है। फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे इंटर रेडियस, जिसमें n एक एस्केप सीक्वेंस है, ये कंपाइलर इग्नोर करता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया इंटर रेडियस में आप फिर इनपुट के जरिए आपने अपना रेडियस जितना भी वैल्यू होगा नंबर में वो इंटर कर दोगे। फिर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो क्या, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर, तो वो क्या हो जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर आपका स्क्रीन पे मैसेज भेज रहे हो कि द एरिया ऑफ दिस सर्कल, जो ये डबल कोट के अंदर है वो लिखाएगा स्क्रीन पे, फिर वो जो एरिया का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे आपका लिखा चला आएगा। तो आपका फाइनली जो आउटपुट हो जाएगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आपका आउटपुट हो जाएगा इंटर रेडियस, जो रेडियस आपने डाल दिया 6.5, तो आपका वो एरिया कैलकुलेट करके दे देगा 132.665। आई बात समझ में। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हुआ क्या कि आपने जो है एक रेडियस 2 वेरिएबल R और एरिया नाम का डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का,
ठीक है, वो भी क्या, एक सिंगल स्टेटमेंट में। और वेरिएबल आर जो है वो होल्ड करता है रेडियस का वैल्यू, है ना, और जो एरिया है वो करता है सर्कल का एरिया का वैल्यू, जो भी दोनों फ्लोट हैं। अब जो यूज़र है उसने वैल्यू दिया क्या, 6.5 रेडियस का, और जो एरिया कैलकुलेट होके आया वो क्या हो जाएगा, तो 3.4 इंटू 10 इंटू आर इंटू 6.5 इंटू 6.5, जो कि एक फ्लोट टाइप है। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये जो वैल्यू आया ये क्या है, फ्लोट टाइप हो गया। तो ये क्या, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द वेरिएबल। तो इस केस में जो आर और एरिया है दोनों सेम टाइप का वेरिएबल था, तो इसलिए जो दोनों वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया गया सिंगल स्टेटमेंट में। लेकिन अगर सेम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से क्या होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे तो आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इससे आपको स्पीड मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डबल डाटा टाइप, और ये डबल डाटा टाइप जो होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, जो कि प्रिसिजन मींस सिग्निफिकेंट नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। ये डबल हो जाता है फ्लोट के, और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी डबल हो जाता है फ्लोट से। तो डबल जो है वो हैंडल करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, ठीक है, और ये ऑक्युपाई करता है डबल स्पेस, किससे, तो फ्लोट टाइप से। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फ्रैक्शन इसमें एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है, फ्लोट से ज़्यादा फंक्शन इसमें एकोमोडेट हो सकता है। तो डबल लार्जर, अगर डबल होगा तो स्पीड भी उसका कम हो जाएगा, तो इसलिए स्लोअर हो जाएगा, तो इसलिए डबल जो है फ्लोट से ज़्यादा स्लोअर हो जाता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एक डाटा टाइप आता है वॉइड डाटा टाइप। तो वॉइड डाटा टाइप जो है उसमें जो लिटरल मीनिंग वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। तो जो यहाँ C++ है, यहाँ पे वॉइड डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, और ये रिटर्न करता है फंक्शन को जबकि कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये कोई वैल्यू जब नहीं होता है तो उसको रिटर्न करता है। फिर आते हैं, बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, फंडामेंटल डाटा टाइप्स जो अभी आपने पढ़ा उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको क्या है, जनरली ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो उसके पार्टिकुलर डाटा टाइप को वो क्या करता है, एलोकेट करता है, क्या, स्पेस, कहाँ, तो मेमोरी में। और जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है जिसमें हर एक डाटा को क्या करना है, एकोमोडेट करना है मेन मेमोरी में स्पेस बिफोर कि वो प्रोसेस हो पाए। तो जो C++ कंपाइलर होता है वो स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है हर एक डाटा को हैंडल करने के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर स्टैंडर्ड। तो इसलिए जो टेबल आपका आगे आने वाला है वो शो कर रहा है कि कितना मेमोरी एलोकेट होता है हर एक फंडामेंटल डाटा टाइप को। और आपको याद रखना है कि जो स्टोर करने का होता है कंप्यूटर मेमोरी में वो होता है क्या, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है, जो कि बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समझोगे। तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो इस तरह से होता है आपका, अगर कैरेक्टर डाटा टाइप होता है तो वो बाइट्स में 1 बाइट का मेमोरी लेगा, और 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट्स, मतलब 2⁸8। तो -2⁸8 से +2⁸8 तक का वैल्यू हो जाएगा -127 इंटू 128 हो जाएगा इतना। अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो वो 2 बाइट का स्पेस लेगा, मतलब 16 बिट्स, 2 बाइट का स्पेस मतलब 16 बिट्स, तो मतलब -32,768 से 32,767, मतलब 2⁻16 प्लस और माइनस, मतलब माइनस से प्लस, -2⁻16 से +2⁻16 तक। फिर अगर फ्लोट डाटा टाइप लोगे तो ये 4 बाइट का स्पेस लेगा मेमोरी में, मतलब 32 बिट्स, तो 2⁻32, तो ये बेसिकली इतना हो जाएगा, ठीक है, अगर डेसिमल फॉर्मेट में ये कैलकुलेट करोगे तो। फिर अगर डबल टाइप का लोगे तो ये 8 बाइट का स्पेस लेगा, ये 64 बिट का हो जाएगा, मतलब 2⁻64, मतलब -2⁻64 से +2⁻64। तो बेसिकली आपका क्या है, सबसे ज़्यादा स्पेस डबल लेता है 64 बिट्स का, फ्लोट लेता है आपका 32 बिट्स का, इंट लेता है आपका 16 बिट्स का, और कैरेक्टर लेता है 8 बिट्स का। तो ये जो बिट्स होता है ये क्या, मेमोरी स्पेस होता है, और इतना इतना मेमोरी स्पेस जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स उसमें लेता है। उसके बाद बात करते हैं डाटा टाइप मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर बेसिकली जो यूज हो वो मॉडिफाई करता है स्टोरिंग कैपेसिटी किसका, तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स का, ठीक है, जिसमें कि वॉइड डाटा टाइप नहीं आता है। तो हर एक जो फंडामेंटल टाइप होता है उसका एक फिक्स्ड रेंज होता है वैल्यू का, क्या करने के लिए, तो स्टोर करने के लिए डाटा आइटम्स, कहाँ, तो मेमोरी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अगर इंटीजर डाटा टाइप जो है वो स्टोर करता है 2 बाइट डाटा, तो रियलिटी में क्या है, कुछ इंटीजर जो है डाटा उसका मोड लेंथ हो सकता है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा स्पेस मेमोरी चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई करना होगा मेमोरी स्पेस को, तो ताकि वो एकोमोडेट कर पाए
जितना स्पेस है उससे ज़्यादा इंटीजर वैल्यू। तो मॉडिफायर जो है वो बेसिकली यूज होता है किस चीज़ के लिए है, तो एक्सपेंड करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए। किसको, तो मेमोरी जो एलोकेट किया गया उसको, है ना, किसके लिए, तो फंडामेंटल डाटा टाइप के लिए। और इसलिए उसको क्या कहलाता है, इसलिए उसको क्वालिफायर्स कहते हैं। तो क्वालिफायर्स का बेसिकली जो काम होता है वो मेमोरी को एक्सपेंड और रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप का। तो डाटा टाइप को जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से वो मेमोरी को एक्सपेंड और रिड्यूस कर सकता है, इसी को कहते हैं क्वालिफायर्स। और यही होता है मॉडिफायर्स का काम, मॉडिफाई करना। तो बेसिकली जो है वो 4 मॉडिफायर यूज होता है C++ में, जिसमें पहला आता है आपका साइंड, दूसरा आता है अनसाइंड, तीसरा आता है आपका लॉन्ग और चौथा आता है शॉर्ट। तो ये 4 मॉडिफायर जो है वो यूज होता है फंडामेंटल डाटा टाइप्स का। और जो टेबल आपका आगे है वो शो कर रहा है क्या है कि आपका डाटा टाइप का मेमोरी एलोकेशन। तो जनरली जो शॉर्ट डाटा टाइप होता है ये होता है क्या, शॉर्ट नेम होता है शॉर्ट इंट का, ठीक है। और ये लेता है आपका 2 बाइट का मेमोरी स्पेस। 2 बाइट बराबर हो जाता है 16 बिट्स, मतलब 2 to the power 16, माइनस से प्लस, तो माइनस हो जाएगा 32,768 और 32,767। उस वजह से अनसाइंड जो होता है वो अनसाइंड शॉर्ट जो होता है ये इंटीजर नंबर होता है बिना माइनस साइन के, मतलब इसमें कोई साइन नहीं होगा। तो ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है, मतलब 16 बिट, और ये नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाता है 0 से 65,535 हो जाता है। फिर साइन शॉर्ट जो होता है ये इंटीजर होता है माइनस साइन के साथ, इसलिए 4 बाइट का स्पेस लेता है, मतलब 32 बिट्स। तो 2 to the power 32 का वैल्यू हो जाएगा आपका इधर से 32,768 से 32,767 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाटा टाइप्स का मेमोरी एलोकेशन। फिर आते हैं, बात करते हैं कि शॉर्ट और साइन शॉर्ट जो है वो सिमिलर होता है। उसके बाद होता है आपका इंटीजर टाइप। तो ये था आपका क्या, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट और साइन शॉर्ट। अब बात करते हैं इंट, अनसाइंड इंट और साइंड इंट। तो जो इंट होता है, इंट आपका जो है वो साइंड भी हो सकता है और साइंड नहीं भी हो सकता है, और वो मेमोरी स्पेस 2 बाइट का लेता है, मतलब 16 बिट्स का लेता है, इसलिए 2 to the power 16 आप -2 to the power 16 हो जाएगा आपका 32768 और 2 to the power 16 हो जाएगा 32767। फिर जो अनसाइंड इंटीजर है आपका वो क्या हो सकता है, उसमें आपको माइनस सिंबल नहीं होता है, ठीक है, विदाउट एनी सिंबल, माइनस सिंबल। तो ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है, मतलब 16 बिट, चूंकि माइनस नहीं होता है तो इसलिए इसका 0 से 65,535 तक हो जाता है। उसका फिर जो साइंड इंट होता है ये क्या है, इंटीजर टाइप होता है, ठीक है, जिसमें साइन होता है, इसलिए 2 बाइट का स्पेस लेता है 16 बिट्स, मतलब 2 to the 16 -2 to the 16 से लेके 2 to the मतलब 2 to the 15 तक, चूंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 16 ही 2 to the 15 लेंगे। आई बात समझ में। फिर जो है बोथ शॉर्ट एंड इंट आर सिमिलर। तो अब देखिए लॉन्ग, शॉर्ट और इंट में क्या होता है, सिमिलर होता है, उसमें जो मेमोरी स्पेस सेम ही होता है। फिर बात करते हैं कि लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग क्या होता है। तो लॉन्ग जो होता है वो शॉर्ट नेम है लॉन्ग इंट का, ठीक है, ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है, मतलब 32 बिट्स, मतलब 2 to the power 31, -2 to the 31 से लेके 2 to the 31 तक। फिर जो आपका अनसाइंड लॉन्ग है वो डबल स्पेस लेता है इंटीजर वैल्यू से, तो ये 4 बाइट का स्पेस लेता है जो 32 बिट्स होता है, इसलिए 2 to the power 32 बिट्स, तो 0 से लेके उसको डबल कर दीजिए, उतना हो जाएगा, ठीक है। 2 बार उसको ऐड कर दीजिए, इतना 2, ये जितना वैल्यू है इसको 2 बार लिख दीजिएगा तो ये इतना हो जाएगा, तो इसलिए इधर आ जाता है ये। आई बात समझ में। फिर आते हैं तो इसलिए शॉर्ट और इंट जो है सिमिलर होता है। फिर आते हैं लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग और साइंड लॉन्ग की बात करते हैं। तो जो लॉन्ग होता है वो क्या है, लॉन्ग इंट का शॉर्ट नेम है। अनसाइंड लॉन्ग जो है उसमें क्या होता है, डबल स्पेस इंटीजर होता है विदाउट एनी साइन, ठीक है। और साइंड लॉन्ग जो है डबल स्पेस इंटीजर होता है विद साइन। तो अनसाइंड में साइन नहीं होता, साइंड में साइन होता है। जो लॉन्ग है वो लेता है आपका 4 बाइट, मतलब 32 बिट्स, और चूंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सकता है इसलिए आपका 2 to the power 31 इतना हो जाएगा। अनसाइंड लॉन्ग में आपका ये 4 बाइट लेता है 2 to the 32 और इसका डबल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका। फिर साइंड लॉन्ग जो है वो लेता है 4 बाइट का स्पेस, तो 32 बिट्स होगा, तो इसलिए चूंकि ये नेगेटिव होता है तो माइनस उधर से लेकर इधर तक हो जाएगा ये। तो जो वर्ब टेबल है ये क्लियरली शो कर रहा है कि इंटीजर टाइप जो है वो 2 बाइट का डाटा लेता है, वहीं लॉन्ग इंट जो है वो एक्सपेक्ट करता है क्या, 4 बाइट का डाटा। तो इसलिए आपका क्या है, ये शिफ्ट जो मॉडिफायर का काम है यही होता है क्या, मॉडिफाई करना। तो मॉडिफायर का काम होता है कि जरूरत के हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को एक्सपेंड करना और रिड्यूस करना। आई बात समझ में। फिर आते हैं, बात करते हैं किस पे, तो आपका बेसिक्स नेक्स्ट चीज है क्या, कैरेक्टर टाइप। तो मेमोरी एलोकेशन जो कैरेक्टर टाइप के लिए होता है वो क्या होता है, तो कैरेक्टर के जो है
उसके लिए आपका मेमोरी एलोकेशन हो जाता है साइंड कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का, मतलब 8 बिट्स, तो आपका वो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, -128 से 127 तक। तो बेसिकली आपका जो है ये कंसेप्ट क्या है इसका है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका अनसाइंड कैरेक्टर है। अनसाइंड कैरेक्टर का जो है ये आस्की कैरेक्टर विदाउट साइन, इसमें साइन नहीं होता है और ये मेमोरी स्पेस 1 बाइट का लेता है, मतलब 8 बिट। साइन नहीं होता इसलिए 0 से 255, जब साइंड होगा तो -128 से 127, अगर साइंड होगा तो, अगर साइंड नहीं होगा तो 0 से 255, जैसे इसके डबल, ठीक है। फिर साइन कैरेक्टर जो होता है विद साइन, चूंकि इसमें साइन होता है तो ये 8 बिट्स का, और ये हो जाएगा -128 से 127 तक। तो बेसिकली आपने देखा कि इस तरह से ये डिवीजन होता है मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। तो ये था आपका इस तरह का टेबल। अब नेक्स्ट टेबल में आपका फ्लोटिंग टाइप का डाटा टाइप का है। तो फ्लोट में आपका जो होता है उसमें आपका क्या होता है, तो फ्लोट में आपका साइन फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जो कि मेमोरी होता है 4 बाइट का, मतलब 32 बिट्स का, और इसका डेसिमल वैल्यू जो होता है यहाँ से यहाँ, मतलब 2^31, ठीक है, दोनों 2^31 साइंड होता है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव। डबल जो होता है वो मोर प्रिसीजन लेता है 8 बाइट का, 64, तो 2^63 आप निकाल लीजिए, माइनस प्लस दोनों साइड ले लीजिएगा, इतना आ जाएगा डेसिमल वैल्यू में उसका। फिर लॉन्ग जो है वो लेता है मोर प्रिसीजन फ्रैक्शनल वैल्यू, जो 10 बाइट का लेता है, ये 80 बिट्स लेता है, मतलब 2^79 लिख लीजिए आप, ठीक है, उतना वैल्यू, तो इतना वैल्यू आ जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म में। आई बात समझ में। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी एलोकेशन था, और इसमें आपको किस तरह से मेमोरी एलोकेट होता है उसके बारे में बताया गया था। तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो जो होता है बेस्ट होता है क्या, कि किस टाइप का आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका कंपाइलर पे भी ये डिपेंड करता है मेमोरी एलोकेशन। अगर आप टर्बो C++ ले रहे हैं और डेव C++ ले रहे हैं, तो इसमें आपको डेव C++ ज़्यादा स्पेस देता है, क्या, इंट और लॉन्ग को, इंट लॉन्ग और डबल टाइप को ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे कि ये टेबल आपको बताएगा कि कितना मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर आप टर्बो C++ यूज़ करते हो तो आपका जो शॉर्ट इंट है उसमें आपको 2 बाइट का मेमोरी मिलेगा, और डेव C++ में भी 2 बाइट मिलेगा। तो अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड शॉर्ट तक तो ठीक है, लेकिन इंटीजर में जैसे आएगा तो टर्बो C++ आपको 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन डेव C++ 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है इंटीजर के लिए। उसी तरह से अनसाइंड इंट जो है वो आपका टर्बो C++ में 2 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है, और डेव C++ में 4 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है। फिर साइंड इंट जो है वो टर्बो C++ में 2 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है, और डेव C++ में 4 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है। फिर लॉन्ग जो है वो जो टर्बो C++ में 4 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है, डेव C++ 4 बाइट का मेमोरी स्पेस देता है। तो बेसिकली इस तरह से थोड़ा थोड़ा मेमोरी स्पेस में डिफरेंस हो जाता है अगर 2 कंपाइलर को लिया जाए। तो उस तरह से आप देख लोगे अनसाइंड लॉन्ग में 4 बाइट सेम है, सब सेम है, मतलब अनसाइंड लॉन्ग, साइन लॉन्ग कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इन सब के लिए जो है दोनों टर्बो C++ डेव C++ में सेम बाइट दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग डबल में इसमें 10 उसमें 12 बाइट दिया जाता है। तो डेव C++ जो होता है वो 4 बाइट देता है, किसको, इंटीजर को और लॉन्ग को। तो कोई भी है इस टाइप का डाटा उसमें यूज़ कर लेता है, और इसमें हैंडल होता है ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने में, तो इसलिए डेव C++ का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाला क्या है आपको, कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है ना, ये आपको साइज बताता है डाटा टाइप का। क्या बताता है, कोई भी डाटा टाइप का क्या साइज है उसका आपको वैल्यू बताता है। तो अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आपको क्या है, वो डाटा टाइप का जो साइज होता है उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है आपका हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम से, ये इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये आपको मतलब प्रोग्राम जब लंबा खिंच जाता है उसमें आपको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, क्लासेस में, स्ट्रक्चर में उसको अलग अलग करने में। प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, ठीक है, और प्रोग्राम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कुछ वेरिएबल जो है डिफरेंट टाइप का आपने डिक्लेयर कर दिया। जैसे ए यहाँ पे डिक्लेयर किया शॉर्ट टाइप का, बी जो है अनसाइंड शॉर्ट टाइप का, सी जो है साइंड शॉर्ट टाइप का। फिर आपने क्या किया, इस तरह से आपने क्या किया, डी वेरिएबल इन टाइप का, ई वेरिएबल अनसाइंड इन टाइप का, एफ वेरिएबल साइंड इन टाइप का। उसी तरह से फिर क्या है आपका लॉन्ग, जी वेरिएबल लॉन्ग टाइप का, एच वेरिएबल अनसाइंड लॉन्ग टाइप का, आई वेरिएबल साइंड लॉन्ग टाइप का। फिर उसी तरह से आपका क्या है, जे वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, फिर के वेरिएबल अनसाइंड कैरेक्टर टाइप का, फिर एल वेरिएबल साइंड कैरेक्टर टाइप का। फिर आपको क्या है, तो
एम वेरिएबल फ्लोट टाइप का, एन वेरिएबल डबल टाइप का, पी वेरिएबल लॉन्ग डबल टाइप का आपने डिक्लेयर किया। फिर अब इन सब टाइप को डिक्लेयर करने के बाद अब टाइम आ गया आपको साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके उसके साइज को पता करने का। तो आप स्क्रीन पे मैसेज भेजोगे सी आउट फंक्शन के थ्रू। क्या भेजोगे? तो वहां पे भेजोगे कि साइज ऑफ शॉर्ट, पहले शॉर्ट को क्या था तो वहां साइज ऑफ ऑपरेटर लिख दो और उस ऑपरेटर के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दो और सेमीकोलन लगा दो। इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, शॉर्ट का आपको साइज बता दिया जाएगा। इसी तरह से आप साइन अनसाइंड शॉर्ट, साइंड शॉर्ट, साइज इंट, है ना, इंट का। फिर इसी तरह से आपको क्या है, इस तरह से अनसाइंड इंट का, साइंड इंट का, लॉन्ग का, अनसाइंड लॉन्ग का, साइंड लॉन्ग का, कैरेक्टर का। फिर इसी तरह से अनसाइंड कैरेक्टर का, साइंड कैरेक्टर का, फ्लोट का, डबल का, लॉन्ग डबल का, ये सब का आपका क्या आ जाएगा, कितने बाइट का वो स्पेस लेता है। तो ये चूंकि जो है डेव C++ कंपाइलर है, इसलिए वो अपने हिसाब से वो देगा आपको कि कितना उसमें होता है। तो साइन शॉर्ट आपका 2 बाइट का स्पेस लेगा, अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट का स्पेस लेगा, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट का स्पेस लिया। फिर इंटीजर आपका 4 बाइट का स्पेस लिया, अनसाइंड इंट 4 बाइट का स्पेस लिया। तो इस तरह से आपका वो डिफरेंट बाइट का स्पेस लेगा। फिर आपका साइंड इंट जो है वो 4 बाइट का स्पेस लिया। फिर आपका लॉन्ग इंट जो है वो 4 बाइट का स्पेस लिया। फिर साइन अनसाइंड लॉन्ग जो वो 4 बाइट का लिया। फिर आपका अनसाइंड इंट जो है वो लॉन्ग ये 4 बाइट का लिया। साइज ऑफ कैरेक्टर का 1 बाइट और अनसाइंड कैरेक्टर का 1 बाइट, है ना। उस अनसाइंड कैरेक्टर का 1 बाइट, साइंड कैरेक्टर का 1, फिर फ्लोट का 4, डबल का 8 और लॉन्ग डबल का 12 बाइट। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से वो डिफरेंट बाइट रिप्रेजेंट कर दिया, उस प्रोग्राम के थ्रू आपने देख लिया। अब आते हैं, बात करते हैं कि C++ में कितने सफिक्सेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ सफिक्सेस होते हैं। तो C++ में डिफरेंट सफिक्स होता है इंटीजर के लिए और फ्लोट के लिए। सफिक्स जो है वो यूज होता है क्या करने के लिए, तो असाइन करने के लिए। क्या? सेम वैल्यू एज डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप का सेम वैल्यू असाइन करने के लिए सफिक्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको स्टोर करना है 45 को इंटीजर में भी और लॉन्ग अनसाइंड इंट में और अनसाइंड लॉन्ग इंट में, तो आप सफिक्स यूज कर सकते हो L और U, ठीक है। तो 45L और 45U इस तरह से। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को उस मतलब लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग को यूज करने के लिए। तो जो f होता है वो कैन बी यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो आप इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 3.14 f लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है, स्पेसिफाई हो जाता है कि आप किस तरह का डाटा टाइप यूज करोगे। लॉन्ग टाइप यूज कर रहे हो, अनसाइंड टाइप यूज कर रहे हो, फ्लोट टाइप यूज कर रहे हो। तो इस सफिक्सेस आपको क्या करता है, कंपाइलर को हेल्प करता है समझने में कि किस टाइप का डाटा टाइप है और कितना मेमोरी वो यूज कर रहा है। आई बात समझ में? फिर आते हैं, बात करते हैं आपको वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स चूंकि क्या होता है आपका यूजर डिफाइंड नेम होता है। क्या होता है वेरिएबल्स? यूजर डिफाइंड नेम्स होता है। और ये एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन जो है वो असाइन करता है जिसमें उस वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होता है। तो वेरिएबल जो है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और आइडेंटिफायर का कुछ रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है उसको लिखने के लिए। तो जो होता है वेरिएबल जो नेमिंग होता है उसी को सिंबॉलिक वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इसका लोकेशन होता है। बेसिकली जो है 2 वैल्यू एसोसिएटेड होता है सिंबॉलिक वेरिएबल के साथ। एक तो आपका R वैल्यू होता है और एक L वैल्यू होता है। R वैल्यू बेसिकली क्या करता है, आपको वो स्टोर करता है डाटा को कहाँ, तो मेमोरी लोकेशन में। और जो L वैल्यू होता है आपका वो क्या है, वो क्या होता है, वो मेमोरी एड्रेस होता है किसमें वो R वैल्यू स्टोर हुआ है। तो जो R वैल्यू है वो स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन में डाटा को, और जो L वैल्यू वो एड्रेस बताता है उस मेमोरी लोकेशन का। आई बात समझ में? तो ये आपका R और L वैल्यू का है। तो यहाँ पे आपका क्या है ना कि जो आपका नंबर 1 जो num2 है, ये num1 ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और इस वेरिएबल नाम का क्या है, यहाँ पे R वैल्यू मतलब किस वैल्यू में उसका कितना मेमोरी उसमें दिया गया है, ठीक है। मेमोरी का वो ये है और उसका एड्रेस आपका ये है। तो ये मेमोरी एड्रेस बता रहा है L वैल्यू। तो मेमोरी एलोकेशन इस तरह से वेरिएबल का किया जाता है।
जिसमें हर एक जो है मेमोरी में मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी वहाँ पे मेमोरी में रखा जाता है वैल्यू, फिर उस मेमोरी का एड्रेस होता है। तो ये होता है मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। तो उसके बाद आते हैं, बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है आपको, तो हर एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है जब उसको मतलब प्रोग्राम में यूज करने से पहले। तो डिक्लेरेशन क्या आपका एक प्रोसेस है, क्या करने के लिए, तो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि कंपाइलर को ये कहते हैं कि आप मेमोरी एलोकेट करो, ठीक है, एज द टाइप दैट स्पेसिफाइड अलोंग विद द वेरिएबल नेम। मतलब जिस टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, मैं कंपाइलर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उतना मेमोरी एलोकेट करो, इसलिए हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट टाइप का, तो जो डेव C++ है वो कंपाइलर उसको 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि हर एक वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है अपने डेटा टाइप के साथ, ताकि कंपाइलर जो है उसके हिसाब से डेटा को एलोकेट करेगा, मतलब उसमें मेमोरी को एलोकेट करेगा। तो अगर आपको डिक्लेयर करना है एक से ज्यादा वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल, तो किस टाइप का, तो सेम टाइप का, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये सब सिंगल स्टेटमेंट में। और उस सिंगल स्टेटमेंट में आपको हर एक वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा कॉमा से। आई बात समझ में? तो इसके लिए आपको क्या है, इस तरह से सिंटैक्स होगा। पहले आप डाटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल 1 कॉमा, वेरिएबल 2 कॉमा, वेरिएबल 3 कॉमा, डॉट डॉट डॉट, वेरिएबल n, फिर सेमीकोलन। आई बात समझ में? तो जो एग्जाम्पल होता है उसमें जैसे यहाँ इंटीजर टाइप का आपने 3 वेरिएबल ले लिया, num1 num2 और sum, और इसको सेपरेट किया किससे, तो कॉमा से। और हर एक जो कोड होता है C++ वो सेमीकोलन से एंड होता है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस सेमीकोलन आफ्टर ईच ब्लॉक ऑफ कोड्स। तो जो अबव स्टेटमेंट अभी था उसमें क्या था, 3 वेरिएबल इन num1 num2 और sum आपने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। तो C++ जो डेव C++ जो उसमें 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर देगा हर एक वेरिएबल के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, num1 num2 को अपना पता चल जाएगा कि मुझे 4 बाइट का मेमोरी मिला, num2 को भी 4 बाइट का मेमोरी मिला, ठीक है। और ये जो num1 num2 को 4 बाइट का मेमोरी मिला, इसी में स्टोर होने वाला, इसी एड्रेस पे वो स्टोर होने वाला है। तो ये आपका L वैल्यू जो है वो मेमोरी का एड्रेस हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया num2 के लिए, और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका क्या, num1 के लिए। तो ये आपका मेमोरी एड्रेस हो गया, इसी को कहते हैं मेमोरी एलोकेशन ऑफ इंटीजर टाइप वेरिएबल। अब अगर आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल बिना कोई इनिशियल वैल्यू के, तो मेमोरी स्पेस जो एलोकेट होता है वेरिएबल के साथ वो ऑक्युपाई करेगा अननोन वैल्यू, ठीक है। अगर आप डिक्लेयर करोगे एक वेरिएबल को बिना कोई इनिशियल वैल्यू के, तो जो मेमोरी स्पेस होता एलोकेट होता ना वेरिएबल के लिए, वो कोई दूसरा जगह ऑक्युपाई कर लेगा। तो यही जो दूसरा जगह ऑक्युपाई करता ना, इसी वैल्यू को कहते हैं जंक वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। तो वहां जब टीचर कहता है कि गार्बेज वैल्यू आ गया, तो होता क्या, एक्चुअली जो वेरिएबल जो है वो कोई अननोन लोकेशन पे चला जाता है, इसी को कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो वो सही से कंप्यूट नहीं कर पाता है प्रोग्राम को। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप क्या है, ये प्रोग्राम है आपका जिसमें आपका क्या है iostream.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है सीन सी आउट को बताने के लिए। ये नेम स्पेस होता है अच्छे प्रोग्राम को सही से मैनेज करने के लिए। हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और ये आपका प्रोग्राम का कोड हो गया, जिसमें आपने 3 वेरिएबल num1 num2 और सम इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने स्क्रीन पर भेजा क्या, सी आउट, ठीक है, num1 एंड एल, सी आउट num2 एंड एल, सी आउट num1 प्लस num2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझते हैं। तो इस प्रोग्राम में कुछ अननोन वैल्यू है जो कि ऑक्युपाई कर लेगा मेमोरी, ठीक है, दैट इज एलोकेटेड फॉर वेरिएबल num1 एंड num2। जो आपने num1 और num2 के लिए वैल्यू लिया है ना, वो कोई दूसरा वेरिएबल जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा, अननोन वैल्यू जो है कोई वो ऑक्युपाई कर लेगा। तो स्टेटमेंट जो ये सी आउट num1 प्लस num2 था, ये डिस्प्ले करेगा सम ऑफ दोज अननोन जंक वैल्यू, और जो दूसरा कोई अननोन जंक वैल्यू है ना, उसका सम वो दिखाने लगेगा, इसलिए बोलते हैं गार्बेज वैल्यू आ गया, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम में आपको क्या था, वो जंक वैल्यू या गार्बेज वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा। फिर आते हैं, बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि आप इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल में, कब, तो डिक्लेयर करते समय, इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे कि आपने एक नम टाइप का वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और इसमें आपने वैल्यू स्टोर कर दिया 100। फिर आपने एक पाई वेरिएबल लिया जो कि फ्लोट टाइप का है, इसमें आपने वैल्यू स्टोर कर दिया 3.14। फिर आपने एक प्राइस वेरिएबल लिया डबल टाइप का, इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया 231.45। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आपका नम, पाई और प्राइस है, ये इसको आपने क्या किया, इनिशियलाइज किया, कब, डिक्लेयर करते समय, है ना। और दिस वैल्यू कैन बी लेटर चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सक्यूशन, और ये वैल्यू जो है चेंज हो सकता है प्रोग्राम एक्सक्यूशन के दौरान। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ प्रोग्राम, जिसमें आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, तो सिलेंडर का। तो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सिलेंडर का। तो CSA जो होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh होता है। तो आप प्रोग्राम इस तरह से लिखोगे, क्या, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, जो कि ये यूज़ होता है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, जो कि सीन सी आउट होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है, ये एक नया कन्वेंशन आया है जो कि प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आप सही से क्लासेस स्ट्रक्चर का यूज़ कर पाओ फंक्शन का। फिर प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और हर एक जो प्रोग्राम का कोड होता है वो लिखा जाता है दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और एक एंडिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में। अब जो ये प्रोग्राम कोड है, इसके अंदर आपने क्या किया, एक पाई वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, उसका वैल्यू पुट किया 3.14। फिर यही फ्लोट टाइप का आपने रेडियस ले लिया, हाइट ले लिया और CSA 3 वेरिएबल और ले लिए। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल पाई ले लिया, एक वेरिएबल रेडियस, एक वेरिएबल हाइट और एक वेरिएबल कर्व सरफेस एरिया, जिसमें आपने पाई का वैल्यू पहले ही पुट कर दिया। अब स्क्रीन पे आप सी आउट पे भेज रहे हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर आपने सी आउट करो इंटर रेडियस, फिर आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो रेडियस में, यहाँ पे वैल्यू ये इनपुट होगा इंटर रेडियस। फिर आप क्या करोगे, इंटर हाइट, डिस्प्ले पे लिखाओगे इंटर हाइट। फिर यहाँ पे आप इंटर हाइट को इंटर करने के लिए CIN यूज़ करोगे। फिर आप कंप्यूट करोगे कर्व सरफेस एरिया 2πRh से, तो ये कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा CSA, और ये सिस्टम CLS यूज़ कर लोगे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करने के लिए। और फिर आप क्या करोगे, सी आउट स्क्रीन पे भेजोगे मैसेज रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू और सेंटीमीटर वहाँ लिखा आएगा। फिर हाइट का वैल्यू फिर लिखा आएगा। फिर सी आउट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम जो कि कंप्यूट करता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का, उसमें रेडियस जो होगा उसको अगर 7 सेंटीमीटर आप इंटर करते हो और हाइट आप 20 सेंटीमीटर इंटर करते हो, तो इस तरह से आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर लिखा आ जाएगा। और फिर वो कंप्यूट कर लेगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, जो कि हो जाएगा 879.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्या होता है, वो वैल्यू वहाँ पे यूज़ कर लिया उसने। तो ये आपका प्रोग्राम था जिसमें आपको एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो यहाँ जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, सेम टाइप का इनिशियलाइज करते हैं, तो सिंगल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एक वेरिएबल x1 लिया है, x2 लिया गया है और x3, तो 3 वेरिएबल और एक चौथा वेरिएबल n लिया गया है। इस वैल्यू को एक ही स्टेटमेंट में किया गया डिक्लेयर इंटीजर टाइप का, और हर एक वैल्यू का इसमें जिसमें क्या है, x1 का वैल्यू -1 और x2 का वैल्यू 1 डाल दिया गया है। तो ये जो वेरिएबल है सेम टाइप का, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं हम सिंगल स्टेटमेंट में भी। तो आते हैं, बात करते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का। तो जो वेरिएबल होता है वो इनिशियलाइज हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, इसी को कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। जैसे कि आपका 3 वेरिएबल है num1, num2 और sum, तो आपने क्या किया, जो ये सम वेरिएबल है इसमें ये num1 num2 वेरिएबल को पे ऑपरेशन कर दिया एडिशन का। तो अबव स्टेटमेंट जो है वो कंबाइन हो जाता है सिंगल स्टेटमेंट में, इस तरह से इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2। आई बात समझ में। तो जो इनिशियलाइज होता है फंक्शन का num1 ड्यूरिंग इट्स एक्सक्यूशन, इसी को कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या किया आपने, डायनेमिक टाइम में इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को, अलग अलग ना करके।
तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि इलस्ट्रेट करेगा आपको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम से, जो कि इंक्लूड करता है आपका इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो कि सी इन सी आउट आप यूज़ करते हो उसके लिए। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये आपको प्रोग्राम को मैनेज, लार्ज प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए होता है और नया स्टैंडर्ड ये आया है NSI के अंतर्गत। फिर आपका जो है प्रोग्राम एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से जो कि इंटीजर टाइप का, तो इंट मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम जो है वो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। इस प्रोग्राम कोड में आपने सबसे पहले क्या किया है, एक 2 वेरिएबल लिया है num1 num2 टाइप का, जिसमें आपने स्क्रीन पर मैसेज भेजा लिखने के लिए इंटर नंबर 1। फिर आपने उसमें नंबर 1 इंटर करने के लिए आपने सी इनपुट लिया, सी इन नंबर 1 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। फिर आपने दूसरा मैसेज भेजा स्क्रीन पे इंटर नंबर 2, फिर आप सी इन इनपुट के जरिए यहाँ पे नंबर 2 का वैल्यू डालोगे, फिर इसको कंप्यूट करोगे इंट सम num1 प्लस num2, इसी को कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और फिर यहाँ पे मैसेज भेजोगे सी आउट का एवरेज कैलकुलेट करो और वहाँ पे सम बाय 2 लिख दोगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो इस तरह से आपका आउटपुट हो जाएगा इंटर नंबर 1 तो आप इंटर कर दोगे 78, फिर आएगा इंटर नंबर 2 आप इंटर कर दोगे 65, फिर दोनों ऐड होके बाय 2 हो जाएगा और एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 71। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का यूज़ किया। फिर आइए सॉल्व करते हैं, एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या, तो फाइंड करते हैं एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई प्लस 2 इंटू रेडियस, है ना, और जो एरिया होता है सेमी सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसी को, ठीक है। और इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के थ्रू करेंगे। तो हैज़ इन पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम से इंक्लूड करेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी सी आउटपुट के लिए, ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये आपका प्रोग्राम का लेंथ जो है बढ़ने पे ये मैनेज करता है उसको। फिर आपका हर एक प्रोग्राम जो है उसका एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, तो ये एंट्री पॉइंट है पॉइंट का, और हमेशा जो प्रोग्राम कोड है वो लिखा जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर। इस प्रोग्राम कोड में आपने पहले रेडियस एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, फिर पाई एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, अब फिर आपने क्या किया, स्क्रीन पर मैसेज भेजा सी आउट का इंटर रेडियस, फिर आपने उस रेडियस को इंटर किया सी इनपुट के जरिए, फिर आपने क्या लिया फ्लोट पेरीमीटर लिया, यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू रेडियस, और ये आपने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर दिया यहाँ पे। फिर फ्लोट एरिया लिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये भी आपने डायनेमिक इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने स्क्रीन पर मैसेज भेजा पेरीमीटर ऑफ दिस सर्किल, तो ये पेरीमीटर जो है ये फ्लोट टाइप का यहाँ पे आ जाएगा लिखा के, और सेंटीमीटर उसके बगल में लग जाएगा। फिर सी आउट करोगे एरिया ऑफ दिस सर्किल, तो सी आउट वहाँ स्क्रीन पे एरिया ऑफ दिस सर्किल लिखा आ जाएगा, वहाँ पे एरिया जो कंप्यूट करोगे ये फ्लोट टाइप का होगा, उसको यहाँ पे लिखा आ जाएगा, उसके बगल में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा होगा। तो इसका आउटपुट इस तरह से आया इंटर रेडियस, तो ये वाला जो इंटर रेडियस है सी आउट यही था वो, वहाँ पे आपने इंटर किया 14 इस सीन के थ्रू। फिर आपने क्या किया, ये कैलकुलेट किया, फिर यहाँ सी आउट जो पेरीमीटर ऑफ एरिया, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू यहाँ पुट कर देगा। फिर सी आउट इसके लिए वैल्यू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके ये पुट कर देगा। तो ये आपका हो गया क्या, C++ प्रोग्राम हो गया क्या, फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया फाउंड आउट करने के लिए। उसके बाद आता है, बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर कांस्टेंट का। तो एक्सेस मॉडिफायर कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, आई बात समझ में। और ये कीवर्ड यूज क्यों होता है, तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। तो आपने पहले से पढ़ चुका है कांस्टेंट के बारे में प्रीवियस चैप्टर में, तो आपको यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट जो है वो कीवर्ड मॉडिफायर है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसके एक्सेसिबिलिटी को, तो वेरिएबल के एक्सेसिबिलिटी को, इसलिए इसको एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने एक नम वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और जिसका वैल्यू हमने डाला क्या 100, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया एक वेरिएबल नम, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या है आपका 100। तो यहाँ जो वैल्यू हुआ नम का वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन, लेकिन अगर आप मॉडिफाई कर, इफ़ यू मॉडिफाई द अबव डेफिनेशन एज अ कांस्टेंट, अगर इसको आप मॉडिफाई कर दो और लिख दो कांस्टेंट आगे में, कांस्टेंट इंट नम इक्वल टू 100, तो वेरिएबल बिकम कांस्टेंट, और ये वैल्यू 100 रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब इसको चेंज नहीं कर सकते हो एक्सिक्यूशन के दौरान। तो जब कॉन्स्ट लग जाता है तो वो क्या होता है, वैल्यू फिक्स्ड हो जाता है। जैसे इस प्रोग्राम में आपको
ये जो वैल्यू है आपका कौन सा कांस्टेंट जो लग गया यहाँ पे, ये कांस्टेंट क्या कर दिया, इस वैल्यू को फिक्स कर दिया, तो मतलब ये एक्सेस मॉडिफायर हो गया। अब ये जो नम का वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या हो जाएगा, 100 ही रह जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्राई करना चाहेगा भी यहाँ पे, जैसे नम को ट्राई करना चाह रहा है 1 से इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है जो एक्सेस नहीं दे रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पहले से डिक्लेयर हो गया है। और 100 से वैल्यू ये नहीं बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है वो। इसलिए यहाँ पे आपका मैसेज लिखा आ जाएगा एरर का, कैन नॉट मॉडिफाई द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना। और टर्बो सिंपल और जो असाइनमेंट और रीड ओनली मेमोरी नम इन डेप्थ C++, इस तरह से 2 अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग मैसेज आ जाएगा। फिर आते हैं, बात करते हैं रेफरेंसेस के बारे में। तो रेफरेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है एलियास फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, मतलब प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल जो उसको उसके बारे में वो बताता है। तो रेफरेंस जो है उसमें बेस टाइप होता है, एक एम्परसेंट के साथ लगा हुआ सिंबल के साथ, जो रेफरेंस देता है वेरिएबल नेम को असाइन जो किया जाता है उसमें। तो ये जनरली एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो इस तरह से अगर टाइप आपको बताना होगा और ये रेफरेंस वेरिएबल लगा दोगे और इक्वल टू ओरिजिनल वेरिएबल, इस तरह से होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपने क्या किया, एक टेम्परेचर वेरिएबल ले लिया, इस टेम्परेचर वेरिएबल में ये एंड लगा दिया और ये इंट लगा दिया, ठीक है, ये रेफरेंस दे दिया इसको। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ क्या, वेरिएबल रेफरेंस ऑफ वेरिएबल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वेरिएबल का रेफरेंस हमने दे दिया, दैट इज इक्वल टू नम। तो जो ये नम है ना, इस वेरिएबल का रेफरेंस दिया ये ऑपरेटर एंड लगा के, तो नम इक्वल टू 100 हो गया। तो इसलिए टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा और नम का जो वैल्यू होगा दोनों ही 100 होगा। तो इसलिए आपका दोनों जगह आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका 100 और 100। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग आउटपुट। फॉर्मेटिंग आउटपुट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, तो आउटपुट जो स्क्रीन पे आता है उसको दिखाने के लिए, क्या, ताकि आप इजीली रीड कर पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ प्रोग्राम को। तो मैनिपुलेटर्स जो होता है वो यूज होता है क्या करने के लिए, तो फॉर्मेट करने के लिए आउटपुट किसका, तो कोई भी C++ प्रोग्राम का। तो मैनिपुलेटर जो है वो क्या है, एक फंक्शन है जो स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है यूज करने के लिए इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को। तो C++ ऑफर करता है सेवरल इनपुट और आउटपुट मैनिपुलेटर्स फॉर्मेटिंग करने के लिए, जिसमें कि कॉमनली यूज मैनिपुलेटर आपका होता है INDL, setW, setFill, setPrecision एंड setF। ये सब आपका कॉमनली फॉर्मेटिंग मैनिपुलेटर्स होता है। अब इस मैनिपुलेटर को यूज करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट हेडर फाइल चाहिए, ठीक है। तो INDL मैनिपुलेटर जो होता है वो मेंबर होता है IOStream हेडर फाइल का, और setW, setFill और setPrecision और setF जो होता है वो मैनिपुलेटर होता है IOManip हेडर फाइल का। तो इसलिए दोनों का अलग अलग हेडर फाइल होता है। तो आइए जानते हैं INDL के बारे में। तो INDL का मतलब होता है इंड द लाइन, और INDL जो होता है वो यूज होता है लाइन फीडर की तरह C++ में। ये यूज किया जाता है अल्टरनेट किसका, ये एस्केप सीक्वेंस मतलब /n का। अदर वर्ड में अगर कहा जाए तो INDL जो है वो इंसर्ट करता है एक नया लाइन, और कर्सर जो है उसको पॉइंट करता है बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन की शुरुआत के बारे में वो बताता है। यहाँ पे डिफरेंस होता है INDL और एस्केप सीक्वेंस में, ठीक है। इवन इफ दे वो जो है सिमिलर टास्क परफॉर्म कर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। INDL क्या करता है, वो इंसर्ट करता है एक न्यू लाइन को और फ्लश कर देता है बफर का, मतलब क्लीन कर देता है। और जो ये एस्केप सीक्वेंस है ये सिर्फ इंसर्ट करता है न्यू लाइन को। तो INDL जो है ये करता है क्या है, बफर को फ्लश कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है, लेकिन ये एस्केप सीक्वेंस नहीं करता है। तो इस वाले एग्जांपल में देखिए, सी आउट एंड द वैल्यू ऑफ एन नंबर, ये जो है ये क्लीन नहीं करेगा आपको, ठीक है, मतलब बफर को क्लीन नहीं करेगा। लेकिन सी आउट ये जो है INDL अगर लिखा रहेगा तो दिस स्टेटमेंट डिस्प्ले सेम आउटपुट, लेकिन जो है वो बफर INDL वो क्लियर कर देगा।
फिर आते हैं, बात करते हैं सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का। तो सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर जो है, जो कि सेट करता है फील्ड के विड्थ को, मतलब चौड़ाई को, ठीक है, जो कि आउटपुट के लिए असाइन किया गया है। तो जो फील्ड होता है, फील्ड विड्थ होता है, वो डिटरमाइन करता है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि आउटपुट में लिखा जाता है। इसका सिंटैक्स जनरली होता है सेट डब्ल्यू, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो कैलकुलेट करेगा आपको नेट सैलरी। तो ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट होता है stream.h से। चूंकि आपको सेट डब्ल्यू सेट आई का यूज़ करना है, इसलिए आयो मैनिप का यूज़ करेंगे आप, और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और स्टार्ट उसके बाद लगाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। तो कोड लिखा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया क्या, बेसिक DA HRA GPF टैक्स ग्रॉस और NP। एक कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। फिर एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया नेम, उसको हम लोग ने कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर कर दिया, जिसका स्पेस हमने बता दिया कि 30 लेगा ये, और सारा एंड करेगा सेमीकोलन से। इस चीज़ को आप याद रखोगे। फिर आपने स्क्रीन पर मैसेज भेजा इंटर बेसिक पे, और फिर आपने इनपुट CIN के जरिए वहाँ पे बेसिक पे डाल दिया, जिसका जितना वैल्यू होगा। फिर आपने मैसेज स्क्रीन सी आउट के जगह पे स्क्रीन पे भेजा इंटर DA, फिर CIN के जरिए आपने DA का वैल्यू डाल दिया। फिर सी आउट पे आपने मैसेज भेजा इंटर HRA, फिर CIN के जरिए आपने HRA का वैल्यू डाल दिया। फिर क्या किया आपने, ऑपरेशन परफॉर्म किया ग्रॉस निकालने के लिए, जो कि ऑपरेशन हो जाएगा अपने बेसिक DA और HRA को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने GPF निकालना है, तो आप क्या करोगे, बेसिक और DA को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और उसका 10% निकाल लोगे। तो 10/100 को आप 0.10 लिख सकते हो, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको टैक्स निकालना है, तो जितना आपका ग्रॉस निकल जाएगा बेसिक DA HRA का, तो उसका आप 10% निकाल लोगे। तो 10/100 को 0.10 लिख सकते हैं। तो नेट NP जो हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, वो हो जाएगा ग्रॉस माइनस कितने GPF प्लस टैक्स, मतलब अर्निंग और माइनस डिडक्शन। तो ये आपका हो गया सारा सिस्टम। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे मैसेज भेजना है सेट डब्ल्यू बेसिक पे का, यहाँ सेट 10, सेट डब्ल्यू 25, सेट 10, यहाँ पे कितना किया गया, सेट 10 बेसिक का इंड L। तो यहाँ पे आपका बेसिक, यहाँ पे इंड L, यहाँ पे हुआ आपका 10, और ये हो गया आपका इंड L कितने का, ये हो गया इतना। फिर सी आउट सेट किया, सेट डब्ल्यू डियरनेस अलाउंस का DA का, सेट डब्ल्यू DA इस तरह से। फिर सेट डब्ल्यू हाउस रेंट का, हाउस रेंट इधर कर दिया। फिर सेट डब्ल्यू इस तरह से आपने किया। तो आपने क्या किया, सबको सेट कर दिया। यहाँ पे सेट डब्ल्यू यूज़ किया आपने इस तरह से। तो यहाँ पे क्या, सी आउट का प्रोग्राम सारा आपने क्या किया, सेट डब्ल्यू उसका वैल्यू 25 डाला, फिर सब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, फिर आपका हाउस रेंट, ये सब वैल्यू, हाउस रेंट, फिर आपका ग्रॉस पे, फिर आपका ग्रॉस पे कर लिया आपने। तो यहाँ पे आपने सबको सेट कर दिया 25 बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, सबको क्या क्या इस तरह सेट डब्ल्यू सब में लगा दिया, सेट डब्ल्यू 10 करके सब में लगा दिया। फिर यहाँ बेसिक सबका बेसिक पे का यहाँ बेसिक लिख दिया, डियरनेस का DA लिख दिया, हाउस रेंट का HRA लिख दिया, ग्रॉस पे का ग्रॉस लिख दिया, GPF का GPF लिख दिया, इनकम टैक्स का टैक्स लिख दिया, नेट पे का NP लिख दिया। इस तरह से सब कुछ लिखने के बाद आपने लगा दिया इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए। तो आपका इस तरह से आ जाएगा आउटपुट क्या, इंटर बेसिक पे आपने बेसिक पे CIN के जरिए लिख दिया, फिर सी आउट जो इंटर DA आपने इंटर DA इनपुट कर दिया, फिर इंटर HRA आपने इंटर HRA पुट कर दिया। फिर जो बेसिक पे है वो आ गया, डियरनेस अलाउंस आ गया, हाउस रेंट आ गया, ग्रॉस पे आ गया, GPF आ गया, इनकम टैक्स आ गया, आपका नेट पे आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल आउट स्टेटमेंट जो है उसको सिंगल सी आउट स्टेटमेंट के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो जो प्रोग्राम अभी था इसमें हर एक आउट स्टेटमेंट के साथ आपने 2 सेट डब्ल्यू लगाया, और यही सेट डब्ल्यू क्या है, मैनिपुलेटर्स है। जो पहला सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर है उसने 25 फील्ड क्रिएट किए, जिसमें एक फील्ड क्रिएट है जिसमें 25 स्पेस था, और सेकेंड सेट डब्ल्यू जो है उसने फील्ड क्रिएट किया जिसमें 10 स्पेस था। अब जब आप रिप्रेजेंट करते हो वैल्यू इस फील्ड का, तो ये शो करेगा क्या, वैल्यू विद इन द फील्ड,
कहाँ से? तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे देखिए कि फील्ड 2 जो है उसमें कितना 10 स्पेस का विड्थ है। जैसे ये सेट डब्ल्यू आपने किया, इसका स्पेस कितना है? 10 विड्थ है इसका। इसने बेसिक में क्या है, डाटा इसमें एकोमोडेट कर देता है फील्ड 2 का, और ये एंड लाइन जो है वो न्यू लाइन मॉडिफायर है। फिर बेसिक पे जो ये डाटा टू फील्ड 1, और फील्ड 1 का स्पेस 25 है। आपने इस तरह से फील्ड 21 जो 25 स्पेस का आपने दे दिया। तो ये आपका प्रोग्राम था जिसमें आपने ये किया। अब देखिए फील्ड 1 और फील्ड 2 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है और जो वैल्यू है बेसिक पे का वो शो किया गया है। तो फील्ड 1 जो है 25 स्पेस किया, इसमें बेसिक पे शो किया गया, और फील्ड 2 जो है वो नंबर जो 12,000 उसका वैल्यू है। तो ये आपका फील्ड का विड्थ दिखा रहा है। तो सेट डब्ल्यू फंक्शन का यही यूज होता है कि स्पेस नहीं देना है। फिर आते हैं, बात करते हैं सेट फिल के बारे में। तो सेट फिल क्या है आपका? तो सेट फिल आपका एक ये मैनिपुलेटर है, यूजुअली यूज होता है सेट डब्ल्यू के बाद। अगर आपको प्रेजेंट करना वैल्यू जो कि इंटायरली फिल नहीं करना है गिवन विड्थ को, वैल्यू डज नॉट इंटायरली फिल द गिवन विड्थ, तो आपको स्पेसिफाइड करना होगा कैरेक्टर को सेट फिल आर्ग्यूमेंट से। और ये यूज होता है क्या? एम्प्टी फील्ड को भरने के लिए। तो सेट फिल का मतलब होता है एम्प्टी फील्ड, सेट डब्ल्यू में जो एम्प्टी फील्ड बचे उसको भरने के लिए। जैसे यहाँ पे सेट फिल कैरेक्टर, इसका इस तरह से आप सिंटैक्स होता है सेट फिल कैरेक्टर और सेमीकोलन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सी आउट एन एच आर ए है, अगर इसमें सेट डब्ल्यू 10 दिया, फिर सेट फिल 0 कर दिया, एच आर ए डाल दिया, तो इस एवॉव कोड में क्या होगा कि सेट डब्ल्यू जो है वो क्रिएट करेगा एक फील्ड, है ना, जो कि प्रेजेंटेड वैल्यू सेट फिल मतलब प्रेजेंट जो कि शो करेगा प्रेजेंटेड वैल्यू को, और सेट फिल जो है यूज कर लेगा क्या? अनऑक्युपाइड स्पेस को, ठीक है, विथ 0। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1200 HRA में असाइन करते हो तो सेट डब्ल्यू आपका एकोमोडेट कर देगा 1200 को फील्ड विड्थ में, 10 फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट सेट फिल, और फिल कर देगा उस 0 को रिमेनिंग 6 स्पेस में, दैट आर द बिगिनिंग। सो द आउटपुट जो है और रिमेनिंग जो उधर 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 क्या हो जाएगा? 0 0 डाल देगा। तो जो अंतिम है वो 1200 लिखा जाएगा स्पेस में, और जो रिमेनिंग बचेगा उसमें सेट फिल जो है वो 0 0 भर देगा। फिर आते हैं, बात करते हैं सेट प्रिसीजन का। सेट प्रिसीजन जो होता है ये यूज होता है नंबर डिस्प्ले करने के लिए। किस नंबर को डिस्प्ले करने के लिए? जिसमें फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसमें विथ इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे कि सेट प्रिसीजन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इस तरह का अगर कंसेप्ट है आपका, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैज इंक्लूड आयोमैनिप उसको यूज करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और मेन फंक्शन। तो यहाँ पे आपने एक एचआरए वेरिएबल या फ्लोट टाइप का उसमें ये वैल्यू आपने डाल दिया। अब यहाँ पे सेट प्रिसीजन 5 लगा दिया और एचआरए लिख दिया। तो अब देखिए इसका आउटपुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1200 1.3 विल बी डिस्प्लेड 5 डिजिट इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, सो द आउटपुट विल बी 1200.1, 5 वैल्यू तक ही दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है 2 3 डिस्कार्ड हो गया, मतलब ये 2 3 जो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया यहीं तक लिखा, क्योंकि 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें रह गए। तो सेट प्रिसीजन जो है ना वो प्रिंट करता है वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और एवॉव कोड के लिए फर्स्ट जो है ये 4 डिजिट लेगा और तब प्रिंट करेगा 1 डिजिट एंड फ्रैक्शनल पोर्शन को अलग से प्रिंट करेगा वो। अब सेट प्रिसीजन जो है उसका यूज जो होता है वो एक दूसरे तरीके में भी होता है कि अगर आपको नंबर सेट, आप सेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू बी डिस्प्लेस, अगर आपको डेसिमल प्लेस डिस्प्ले करना है उसको सेट करना, तो उसके लिए भी सेट प्रिसीजन का यूज होता है, ठीक है। In order to ask, you will have to set a iOS flag with setf manipulator, और this may be used to form fixed and scientific, मतलब ये fixed की तरह दो फॉर्म में यूज कर सकता है, एक तो fixed एक scientific तरीके से। तो जो दो फॉर्म होता है वो यूज करता है क्या? when the keyword fixed scientific and appropriately used to before set precision manipulator। तो जनरली सेट प्रिसीजन जो प्रिसीजन सेट करता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आयो स्ट्रीम आयोमैनिप होस्टिम, इसमें देखिए ये इस तरह से लिखा सी आउट डॉट सेट iOS फिक्स्ड, ये इस तरह से सेट प्रिसीजन 2 कर दिया गया है 0.1। तो आपका जो आउटपुट हो जाएगा उसमें क्या है? इन द अबव प्रोग्राम फ्लैग जो है सेट किया गया है क्या? फिक्स टाइप। तो ये प्रिंट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फिक्स नोटेशन में जो कि 0.10 हो जाएगा इसलिए।
तो सी आउट सेट ऑफ साइंटिफिक अगर लिखोगे तो ये इस तरह से करोगे तो वो प्रोग्राम जो है वो इस साइंटिफिक टाइप से लिखेगा। तो इसमें अंतर देखिए 1.00 E001 होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। ठीक है, जो कोई एक रूल C++ के रूल के तरीके से अरेंज किया जाता है। और इसमें क्या होता है? फंक्शन कॉल इंक्लूड होता है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है, और फंक्शन जो है वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन जो है वो कंसिस्ट होता है एक और ज़्यादा ऑपरेंड का, और जो जीरो होता है फॉर मोर ऑपरेटर टू प्रोड्यूस अ वैल्यू, जो कि एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो C++ में दे आर 7 टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। C++ में जनरली 7 टाइप का एक्सप्रेशन होता है, और वो क्या होता है? तो वो इस तरह से होता है आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है आपका, इंटीजर एक्सप्रेशन होता है आपका, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, बिटवाइज एक्सप्रेशन और पॉइंटर एक्सप्रेशन होता है। अब ये एक्सप्रेशन जो होता है क्या होता है उसको अलग अलग से डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो होता है आपका वो क्या होता है? उसमें आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे कि इंट नम, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू 100 है। फिर इंटीजर एक्सप्रेशन जो होता है आपका, ये कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर का, कैरेक्टर वैल्यू का और वेरिएबल का, जिसमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर भी इंक्लूड होता है जो कि इंटीजर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? इंटीजर एक्सप्रेशन है जिसमें एक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, प्लस ऑपरेटर भी है, ऑपरेंड भी है, मतलब वेरिएबल भी है, 3 वेरिएबल भी है, और सारा ऑपरेशन एक साथ हो गया, तो इसको इंटीजर एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर आता है फ्लोट एक्सप्रेशन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का और वेरिएबल जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर हो और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे एरिया इस तरह से 3.14 इंटू आर, तो ये क्या है आपका? फ्लोट एक्सप्रेशन है। उसी तरह से आपका क्या आता है? तो आपका आ जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू एंड और वेरिएबल का, ठीक है, विथ रिलेशन ऑपरेटर टू प्रोड्यूस क्या? बूल, मतलब ट्रू मतलब 1 और 0 मतलब फॉल्स, जैसे x ग्रेटर देन y इज इक्वल टू दिस, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये सब आप रिलेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। फिर आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है एंड और वेरिएबल का लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, जो प्रोड्यूस करता है बूल वैल्यूज रिजल्ट में। इस तरह से इसको कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। a ग्रेटर देन b एंड c इज इक्वल टू b इक्वल टू 10, तो ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। फिर बिटवाइज एक्सप्रेशन आता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एंड और वेरिएबल का विद बिटवाइज ऑपरेटर, इस तरह से x ग्रेटर देन 3 बिटवाइज ऑपरेटर। फिर पॉइंटर एक्सप्रेशन आता है, जो पॉइंटर होता है एक वेरिएबल जो होल्ड करता है मेमोरी का एड्रेस, और पॉइंटर जो है वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है। इस तरह से ये इंटर जो है डॉट पॉइंटर, ये क्या कर रहा है? उस इंटीजर वैल्यू का एड्रेस को रेफर कर रहा है। फिर आइए बात करते हैं टाइप कन्वर्जन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप कन्वर्जन। और जो ये टाइप कन्वर्जन होता क्या है? तो ये प्रोसेस होता है क्या कन्वर्ट करने का? तो एक फंडामेंटल टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करने का। तो जो C++ में होता है, इसमें 2 टाइप का कन्वर्जन होता है, एक आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो जो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन जो होता है इम्प्लिसिट टाइप, आपका ये कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है ना। इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, और ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन है जो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इस टाइप के कन्वर्जन को अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स को इंटरमिक्स करना होगा एक्सप्रेशन में, तब जाके ये क्या होगा? आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देगा। इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप के ऑपरेंड में ऑपरेंड डिफर हो जाएगा, और तो कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है जो उसको मैच कर रहा है उस ऑपरेंड को। तो जनरली रूल क्या है कि स्मॉलर टाइप को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है वाइडर टाइप में, विच इज़ कॉल्ड टाइप प्रमोशन। इसी को कहते हैं टाइप प्रमोशन। मतलब जो ज़्यादा, अगर फ्लोट है तो इंटीजर है, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा, इसमें क्या किया आपने? इंट ए डाटा टाइप इक्वल टू 6 इंटीजर टाइप का है, ये बी फ्लोट टाइप का है, सी आउट ए प्लस बी। तो इसका रिजल्ट आप क्या करोगे? फ्लोट टाइप में डाल दोगे। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो फ्लोट टाइप का आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रोग्राम में जो ऑपरेंड ए है आपका, है ना, वो इंटीजर टाइप है, और बी जो है वो क्या है? फ्लोट टाइप है। तो प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के दौरान इंटीजर जो है वो कन्वर्ट होकर फ्लोट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि फ्लोट का वाइडर होता है इंटीजर से, तो इसलिए आउटपुट आपका प्रोग्राम का हो जाएगा 9.14। अगर ये इंटीजर ही जाता तो आपका आउटपुट 9 ही रहता, क्योंकि 0.14 ये डिस्कार्ड कर देता। तो इसी टाइप से कन्वर्जन आपको याद रखना है इस तरह से कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो कैरेक्टर अगर लेफ्ट हैंड, इसको मतलब जनरली कैसे कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड। तो राइट हैंड ऑपरेंड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इस तरह से रहेगा, तो क्या करना होता है, तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड राइट हैंड ऑपरेंड। कैरेक्टर अगर रहेगा तो वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, फिर कैरेक्टर शॉर्ट रहेगा तो वो इंटीजर में चेंज होगा, कैरेक्टर इंट रहेगा तो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा तो वो इंटीजर लॉन्ग में चेंज होगा, कैरेक्टर फ्लोट रहेगा तो फ्लोट में चेंज, कैरेक्टर डबल तो डबल में चेंज होगा, कैरेक्टर लॉन्ग तो लॉन्ग डबल में। तो आप देखिए किस तरह से वो जो है उस अपने से ग्रेटर वाले में चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। वो शॉर्ट कैरेक्टर इंट, शॉर्ट इंट, तो जो है बिगर वाला वो चेंज होता जाएगा उसमें। तो ये आपका कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड ऑपरेंड। फिर आते हैं, बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन के बारे में। जो एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन होता है वो C++ अलाउ करता है किसके लिए, तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए एक डाटा टाइप को दूसरे में, ठीक है, अनदर एस्पेक्ट डाटा प्रोग्रामर। तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, डाटा टाइप को ही क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करते हैं, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे टाइप नेम और एक्सप्रेशन इसमें दिया आता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो टाइप नेम होता है ये क्या है, वैलिड है C++ डाटा टाइप टू विच कन्वर्जन इज टू बी परफॉर्म, जहाँ पे कन्वर्जन को परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको क्या है, फ्लोट है, एक वेरिएबल f ले लिया हमने फ्लोट टाइप का, ठीक है, और सी आउट कर दिया इंट var f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। और जो ये वैल्यू है 78.685, इसमें जो पॉइंट का वैल्यू ये 6.85 है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा और वैल्यू आपका खुद ब खुद वहाँ पे 78 आ जाएगा आउटपुट में। आया समझ में? तो जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, अगर आप एक वैल्यू साइन करते हो ग्रेटर रेंज का, तो इट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट असाइनिंग द वैल्यू टू लार्जर टाइप स्मॉलर टाइप, ये रिजल्ट हो जाएगा क्या, लूजिंग लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रिसीजन। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लिसिट का प्रॉब्लम, तो जो डबल और टू फ्लोट में अगर कन्वर्ट करोगे, डबल को से फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो प्रिसीजन लॉस हो जाएगा और ओरिजिनल वैल्यू जो होगा आउट ऑफ रेंज चला जाएगा टारगेट टाइप के लिए, और रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फ्लोट से अगर इंट में कन्वर्ट करोगे तो लॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, और जो ओरिजिनल वैल्यू है मे बी आउट ऑफ द रेंज ऑफ टारगेट टाइप और रिजल्ट बिकम अनडिफाइंड। अगर लॉन्ग को शॉर्ट में करोगे तो लॉस ऑफ डाटा ही लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एक प्रोग्राम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, डबल वेरिएबल f। तो यहाँ पे आपने क्या है, डबल वेरिएबल f किया है और सी आउट क्या है, वेरिएबल फ्लोट टाइप का। तो ये क्या करेगा, फ्लोट टाइप में इसको कन्वर्ट कर देगा, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा, इसको 2.5 तक एज यूजुअल कर देगा। फिर इंट var f, तो ये इंट सिर्फ 178 रखेगा, बाकी सबको तो डिस्कार्ड ही कर देगा ये। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में जनरली डाटा टाइप का ही कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द C++. So in the next class we will discuss about the statement, if else statement. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel for the regular updates, and all the very best for your exam.